मैंने सोचा कि ये शायद अच्छा ही हुआ है, वरना आगे चल के बहुत सी उलझनों का शिकार हो सकता था। बल्कि कुछ बात नहीं था कि मैं अपने अहम मिशन से भी दूर हो जाता। अब मैंने पक्का तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पराए फटने में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। लारी ने मुझे सुबह पौ फूटने से पहले अहमदाबाद उतार दिया था। यहाँ हिंदू मुस्लिम यकसर आबादी में रहते थे। मुझे बड़ौदा जाना था। चूँकि सैलाब की वजह से तमाम रास्ते ख़राब थे और अहमदाबाद ही वो वाहिद इलाका था जो बड़ौदा के करीब था। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि रास्ते अभी तक ख़राब हैं। अलबत्ता एक दूसरा नेमुलबदल रास्ता था तो सही, मगर वो बहुत तवील और दुश्वार गुजार था। ट्रेन का तो खैर रास्ता बिल्कुल ही ख़राब था, मगर दूसरे नेमुलबदल रास्ते से भी सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ और टैक्सियाँ ही जा रही थी। टैक्सी वाले भी कोई कोई राज़ी हो रहा था। जो राज़ी था वो इतने दाम बता रहा था कि इससे कहीं बेहतर होता कि मैं वापस दिल्ली जाकर बाय एयर चला जाता। मुझ पर शदीद झंझलाहट सवार होने लगी थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बड़ौदा पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने ज़रा पैदल चलकर वो नेमुलबदल रास्ता देखा था। वहाँ कई प्राइवेट गाड़ियाँ आ जा रही थीं। जो ज़रा ज़्यादा पैसे वाले थे वो टैक्सी की भारी भरकम किराए के मुतहम्मिल हो सकते थे। उन्होंने टैक्सियाँ करवा रखी थी। अहमदाबाद से बड़ौदा एक अंदाजे के मुताबिक 100 किलोमीटर के फासला था। प्राइवेट गाड़ियाँ या रेंट पर बड़ौदा जाने वाली टैक्सियाँ बड़ौदा तक पहुँचने में 3-4 या बकौल लोगों के नेमुलबदल रास्ते की दुश्वार गुजार होने की वजह से 5-6 घंटे ले रहे थे। मगर इस वक्त मेरा सबसे अहम मसला सवारी था। टैक्सी भी हायर नहीं कर पा रहा था। प्राइवेट गाड़ी मेरे पास नहीं थी। तो फिर क्या किया जाए? क्या हाथ पर हाथ धरे रास्ता साफ होने का इंतज़ार किया जाए, जिसमें 10-15 दिन भी लग सकते थे या 10-15 हफ्ते भी, जबकि मैं दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहता था ताकि वो दोबारा मेरे वतन के खिलाफ किसी दूसरी नापाक साजिश ना कर पाएँ। चुनाचा मैंने हर सूरत आज ही किसी भी तरह बड़ौदा रवाना होने का अज़्म कर लिया। इसके लिए मेरे जहन में एक तरकीब आई। अहमदाबाद से बड़ौदा जाने वाली जिस नेमुलबदल और दुश्वार गुजार रास्ते पर मैं खड़ा था, वहाँ मैंने इक्का दुक्का बारबुरदारी के ट्रक भी जाते हुए देखे थे। अब मैंने यही तहैया कर लिया था कि वहाँ कहीं चुप कर खड़ा हो जाऊँगा। जैसे ही अब कोई बारबुरदारी का ट्रक वहाँ से गुजरेगा, मैं चुपके से अकब में इस पर सवार होने की कोशिश करूँगा। या फिर एक और तरीका मेरे जहन में था कि जो ज़्यादा बेहतर था वो ये था कि मैं किसी तरह ट्रक वाले को कम से कम किराए पर राज़ी करके इसमें जायज़ तरीके से सफ़र करूँ। चुनाचा सबसे पहले मैंने इसी तरीके को आजमाने का फैसला कर लिया। पूरे घंटे भर बाद एक बड़ा सा ट्रक सामने आता दिखाई दिया। इत्तेफाक से इसमें सिर्फ ड्राइवर ही बैठा नजर आ रहा था। मैंने इसे रोकने का इशारा दिया। वो पहले ही सुस्त रफ्तारी से खड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। मेरे इशारे देने पर वो रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से सर बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है, ट्रक क्यों रुकवाया है? मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, लाला जी, मैंने बड़ौदा जाना है। वहाँ मेरा एक अजीज़ रिश्तेदार बहुत बीमार है, मगर मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं। अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला जी, वहाँ हिंदुओं का एक मुअज़्ज़िज़ लक़ब जाना जाता है। मेरी बात पर वो कुछ सोचता हुआ फिर बोला, ठीक है, मगर एक शर्त पर। मैं तुम्हें बड़ौदा ले जाऊंगा। हाँ लाला जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैंने जल्दी से कहा। तुझे ड्राइविंग आती है? इसने पूछा। मैंने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया तो इसने मुझे ट्रक पर सवार होने का कहा। मैंने इसे शुक्रिया अदा करते हुए दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। इसने बखौर मेरा जायज़ा लिया, फिर ट्रक आगे बढ़ा दिया। वो बहुत बातूनी था। इसने अपना नाम लक्ष्मण दास बताया। वो सेबों की पेटियां बड़ौदे में फ्रूट मार्केट ले जा रहा था। इसने बताया कि इसका हेल्पर ड्राइवर, जो एक वक्त इसका कंडक्टर भी था, इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। यूँ इसे खुद अकेले ही निकलना पड़ा। 1 घंटे के बाद इसने मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा और ख़ुद खिसक कर बराबर वाली सीट पर आ गया। मैंने 4 व्हील ड्राइविंग तो की थी, मगर ट्रक नहीं चलाया था। लेकिन मैकेनिज़्म चूँकि एक ही होता है, इसलिए मैं पूरे एतमाद से स्टीयरिंग संभालते हुए ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। खबरदार, 40-50 से ज़्यादा रफ्तार हरगिज़ मत रखना। वैसे तुम अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो, इसने मुझे तंबिया करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, मैं पीछे जाकर सो रहा हूँ, वो बोला। फिर अपनी कमीज़ की जेब से शराब की एक छोटी सी चिपटी बोतल निकाल कर चंद घूंट भरे और अकबी नशिस्त पर सोने के लिए चला गया। ज़रा ही देर बाद इसके खराटे गूंजने लगे। मैंने भी सुकून की सांस ली। मुझे मालूम था कि ड्राइवर पहले ही अपनी नींद के मारे हुए होते हैं और थोड़ा सा भी मौका मिले तो पहले अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। चुनाचा इसकी पिछली सीट पर सोते ही मैंने ट्रक की रफ्तार ज़रा बढ़ा दी। ट्रक अच्छी कंडीशन में था। इसका इंजन भी ताकतवर था। वो दौड़ता गड़गड़ाता हुआ अपनी रफ्तार में जा रहा था। लेकिन इस रास्ते में इस कदर मोड़ आ रहे थे कि मुझे बार बार गियर बदल कर ट्रक की रफ्तार कम करना पड़ रही थी और रास्ता भी दुश्वार गुजार था। एक अरसे से यहाँ ट्रैफिक वगैरह की आमदोरफ्त ना होने की वजह से सड़क की हालत निहायत खस्ता हो चुकी थी। बल्कि इस रास्ते को सड़क कहना भी सड़क की तौहीन थी। जगह जगह से सड़क उखड़ रही थी। बाज़ जगह पर तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि ट्रक इसमें फंसते फंसते बचा था। और फिर कई जगह तो मीलों तक ये टूटी हुई सड़क भी बिल्कुल मादूम थी। सिर्फ कच्चा, नाहमवार और बल खाता रास्ता था।
मुझे वाकई दांतों पसीना आ गया। वो ड्राइवर चालाक था, जानता था कि मुझे भी ज़रूरी बड़ौदा तक पहुंचना था, इसलिए ट्रक को ध्यान से भी ड्राइव करूंगा कि कहीं वीराने में फंस कर वक्त ही ज़ाया ना हो जाए। वो अब बेफिक्री से सो रहा था। यही सबब था कि मैं बहुत संभल कर और ध्यान से ट्रक चला रहा था। दुश्वार गुजार रास्ते पर एक हैवी लोडेड ट्रक चलाना किस कदर मुश्किल और मुशक्कत तलब काम था, ये मैं ही जानता था। अब मुझे लालची ड्राइवर लक्ष्मण दास, जो इस ट्रक का मालिक भी था, इस पर गुस्सा आ रहा था। यह कमबख्त मुझसे बारबुरदारी का भी काम लेना चाहता था। मैं तो अभी से ही थकन से चूर हो रहा था। 2 घंटे की मुसलसल और जफाकश ड्राइविंग ने मेरे जिस्म की चोलियां तक हिला दी थी। बाहर तो और मकसद की लगन थी, चुनाचा मेरे लिए यही बहुत था कि मुझे बड़ौदा तक पहुंचने के लिए एक जरिया मिल चुका था, चाहे मेहनत तलब ही सही। दोपहर के 2 बज रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे मुझे भूख सताने लगी। हिचकोलों और मुशक्कत ने मेरा मैदा खाली कर दिया था, मगर इससे ज़्यादा मुझे प्यास सताने लगी थी। लेकिन यह रास्ता इस कदर वीरान था कि कई मीलों तक कोई ज़रा सा छोटा सा रोड साइड होटल तक नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता दीगर प्राइवेट गाड़ियां और बारबरदारी के ट्रकों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं भूख और प्यास को बमुश्किल जब्त किए हुए बैठा था, चूँकि प्यास के मारे थकन भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। 3 बजे के करीब जब मैं भूख और प्यास से थक कर बिल्कुल निडाल हो गया तो मैंने ट्रक एक जगह रोक लिया। ड्राइवर लक्ष्मण दास शायद हल्की नींद सोने का आदी मालूम होता था, लिहाजा ट्रक रुकते ही फौरन ही इसकी आंख खुल गई। ओए, ट्रक क्यों रोका है? मुझे भूख और प्यास लगी है। कुछ खाने पीने को नहीं है तुम्हारे पास? मैंने मुंह फुला कर पूछा। मेरे पास भोजन तो है, मगर वो सिर्फ मेरे हिस्से का है। हाँ, पानी का कूलर पीछे रखा है, वो पी ले, इसने गनूदा आवाज़ में कहा और फिर खराटे लेने लगा। मुझे इसकी बेरुखी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त से काम लेते हुए मैंने अकबी सीट से पानी का कूलर उठाकर अपने बराबर की सीट पर रखा और इसके ढकने वाले हिस्से में फंसा हुआ गिलास निकालकर 2-3 गिलास पानी के चढ़ा गया। प्यास की शिद्दत कम हुई तो किसी हद तक भूखे मैदे को भी सुकून महसूस हुआ, लेकिन भूख अपनी जगह जूं की तू थी। मुझे और कुछ तो ना सूझा। मैं नीचे उतरा और ट्रक के पिछले हिस्से में आकर एक सेबों की पेटी की फटियां तोड़कर बड़े बड़े सुर्ख रंग के सेब खाने लगा। 4-5 सेब खाकर मैं बिल्कुल शेर और ताज़ोदम हो गया। इसके बाद दोबारा ड्राइविंग सीट संभाल ली। 4 बजे के करीब वो खबीस लक्ष्मण जागा और एक गिलास पानी चढ़ाने के बाद खाने की पोटली खोलकर अकबी सीट पर ही बैठकर खाने लगा। इस खबीस ने मुझे झूठे मुंह भी खाने को नहीं पूछा था। मैं दांत पीसकर ड्राइविंग में मसरूफ रहा। रात 9 बजे मैं थक कर बिल्कुल चूर हो गया तो लक्ष्मण अपनी नींद पूरी करने के बाद हशाश बशाश होकर मेरे बराबर आ बैठा। मेरा ख्याल था कि वो अब मुझे ज़रा आराम करने का मौका देगा और स्टीयरिंग खुद संभाल लेगा, मगर इस खबीस ने मुझसे कुछ न कहा। तो बिल आखिर मैंने इससे कहा, आपने तो नींद पूरी कर ली है, अब ज़रा मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँ। इसने मुझे अजीब सी नजरों से घूर कर देखा और गुस्से से लड़ाका औरतों की तरह अपना हाथ नीचा करके बोला, वाह वाह, एक तो फोकट में बड़ौदे की सवारी मिल गई, ऊपर से आराम के नखरे भी। तुझे मालूम है अहमदाबाद से बड़ौदे तक किराया कितना है? पूरे 2000 लगते हैं। 2000। चल सीधी तरह ट्रक चलाता रहे और ना इधरी से रास्ते में उतार दूंगा। मुझे इस पर तैश तो बहुत आया, लेकिन अभी तक इस खबीस से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए बदस्तूर मुल्तजी लहजे में बोला, लाला जी कुछ तो ख्याल करो, तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है, मैंने भोजन भी नहीं किया। मुझे डर है कहीं ट्रक को किसी खड़ में ना फंसा दूं। मैंने इसे दूसरे तरीके से राजी करने की कोशिश की, तब वो कहीं जाकर माना और मुझसे स्टीयरिंग ले ली। मैं जल्दी से उछलकर पिछली नशिस्त पर जाकर सो गया। अभी मैं मुश्किल 2-3 घंटे ही सोया होऊंगा कि इस खबीस ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। चल उठ, बहुत नींद कर ली, संभाल स्टीयरिंग। मेरी आंखें नींद से भरी हुई थी, सर भी भारी हो रहा था। अधूरी और नाकाफी नींद से बेदारी पर मेरा सर भी दर्द से फटने लगा था। मैंने चिढ़कर इससे कहा, क्या मुसीबत है, अभी तो सोया था मैं, थोड़ी और नींद कर लूँ तो संभाल लूँगा स्टीयरिंग। ओए, ये क्या ट्रक तेरे बाप का है? चल उठ, संभाल स्टीयरिंग, बड़ौदा आने ही वाला है। वो गुस्से से भुन कर बोला। तो मुझे भी इसकी बदअखलाकी पर तैश आ गया और मैंने इसकी गर्दन दबोच ली। इसने फौरन ब्रेक लगा दी। खबरदार, जो दोबारा मुझसे बदअखलाकी की तो इतनी जान से मार डालूंगा, मैंने आंखें निकालते हुए खूनख्वार लहजे में कहा। तो इसे भी गुस्सा आ गया। इसने दांत पीस कर मेरे चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया। मेरी नींद पल भर में काफूर हो गई। फिर तो जैसे हम दोनों ही गुत्थम गुत्था हो गए। वो भी तनोमन था और रिवायती ड्राइवरों की तरह बदमाश ही मालूम होता था। हम दोनों लड़ते हुए ड्राइविंग केबिन से बाहर आकर ट्रक की हेडलैम्प्स रोशन थी। चारों सू तारीकी और वीराना था। हम दोनों वैश्यों की तरह एक दूसरे को पछाड़ने के दरपे थे। मैं पहले से ही इस पर उधार खाए हुए था और जल्द ही मैंने इसे अपनी लातों और गुस्सों की इज्जत में ले लिया। मैंने इसे मार मार कर इसका भुरकस निकाल दिया। वो बेहोश हो गया। मैं ज़रा देर तक खड़ा खामता रहा। लक्ष्मण दास भुरभुरी मिट्टी वाली ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। पहले तो मेरा जी में आया कि इस खबीस को इधर ही छोड़कर ट्रक को लेकर आगे चला जाऊं, मगर मुझे न जाने इस पर क्यों रहम आ गया। मैंने इसे उठाकर सीट पर डाल दिया।
और फिर स्टीयरिंग संभाल ली। सफर एक बार फिर शुरू हो गया। दूर मशरिक की सिमत पौ फूटने लगी थी। रास्ता भी कदरे हमवार होने लगा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद आबादी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। बड़ौदा अब चंद मील के फासले पर था। मैंने लक्ष्मण दास की तरफ देखा जो जू कतूस बेसुध पड़ा हुआ था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं ये कमबख्त बेहोशी के आलम में ही कहीं अगले जहान तो नहीं सुधार गया। लिहाजा एक जगह ट्रक रोककर मैंने गिलास भरकर इसके चेहरे पर उंडेला और इसके गाल थपथपाए। वो फौरन होश में आ गया, मगर जख्मी होने की वजह से इसके हलक से अब कराहें बुलंद होने लगी थी। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मूर्ख। वो होश में आते ही बोला, खामोशी से पड़े रहो वरना बाहर फेंक दूंगा। मैंने खूंखार गुर्राहट से इसे घूरते हुए कहा। वो ज़रा खौफज़दा नज़र आने लगा था। मैंने इसे इसी तरह पड़े रहने का हुक्म दिया। मैं अब खासी तेज़ रफ्तारी से ट्रक दौड़ाए चला जा रहा था। जैसे ही मैं बड़ौदा के शहरी हदूद में दाखिल हुआ, मैंने ट्रक रोक दिया और फिर लक्ष्मण दास से बोला, लो संभाल लो अपना ट्रक। मैंने अहमदाबाद से बड़ौदा तक ट्रक ड्राइव करके अपनी कीमत चुका दी है। ये कहकर मैं नीचे उतर आया। वो कुछ बुड़बुड़ाता रहा। मैं आबादी की तरफ बढ़ गया। अकब में देखा तो ट्रक दौड़ता चला जा रहा था। मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। यहाँ मुझे एक रोड साइड होटल दिखाई दिया। होटल क्या था, एक छोटा सा छप्पर नुमा चाय खाना था। मैं आहते में बिछी हुई बेंच पर बैठ गया। थकन और नींद से बुरा हाल हो रहा था मेरा। कमबख्त लक्ष्मण ने मुझे ज़रा भी सोने नहीं दिया था और अहमदाबाद से यहाँ पहुँचने के लिए खूब कीमत वसूल की थी मुझसे। मैं टांगे पसार कर लेट गया। न जाने कितनी देर सोया था कि किसी ने झंझोड़ कर मुझे जगाया। वो एक खिदमतगार था। मैं पाँव फूटने से दिन चढ़े तक सोता रहा था। धूप की चुभन से मेरी आंखें चुंधिया रही थी। ओए उठ जा, काफ़ी देर हो गई है तुझे सोते हुए, गाहक आ रहे हैं। वो बाला मानस था। बेचारे ने मुझे सोया देख कर सोने ही दिया था और मेरी नींद पूरी होने के बाद ही मुझे उठाया था। मुझे कोई बिक्री भी करवाएगा या ऐसे ही फोकट में? हाँ यार हाँ, तेरी बड़ी मेहरबानी। क्या बता, नाश्ते में क्या है? नाश्ता? वो हैरत से बोला, अरे भाई मियाँ, दोपहर हो गई है, खाने का पूछो, खाने का। और मैं चौंक पड़ा। गोया मैं शहर से दोपहर तक सो रहा था। अच्छा बताओ, खाने में क्या है? मैंने पूछा। दाल फ्राई, सब्जी फ्राई, मुर्गी। वो बोलता चला गया, गोश्त तो नहीं खाता। मैंने दानिस्ता कहा, तू क्या ब्यासी है? ब्यासी सब्जी खोर को कहते हैं जो गोश्त नहीं खाते। हाँ ऐसा कर, दाल फ्राई ले आ और 2 रोटियां। अभी लाया। वो जाने लगा तो मैंने इसे रोका। मुंह हाथ कहाँ धोऊं? वो सामने नलका है, हैंडपंप। इसने सामने इशारा किया। मैं हैंडपंप की तरफ बढ़ गया। मैंने हाथ मुंह धोकर दोबारा बेंच और मेज़ के पास आकर बैठा तो खिदमतगार प्लास्टिक की प्लेट में गर्मा गर्म दाल फ्राई और 2 तंदूरी नान छाबी में रखे ले आया। दाल बहुत जायकेदार और लजीज थी। मैंने 2 नान खाने के बाद एक और मंगवाया। फिर खिदमतगार को बुलाकर इसे पैसे पूछा। 20 रुपये। चाय मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। ज़रा देर बाद वो चाय भी ले आया। मैंने चाय पी और वो फिर आदम का, 50 रुपये दो। मैंने 50 रुपये और 5 रुपये इजाफी टिप के तौर पर दे दिए। वो खुश हो गया। लगता है आज होटल का मालिक नहीं आया, तुम खुद ही इसे संभाल रहे हो। आज सारा काम तुमने ही किया है। मैंने यूं ही बात से बात निकालने के गर्ज से सामने खाली मगर खस्ताहाल काउंटर की तरफ देख कर कहा, हाँ जी, मालिक बड़ा दयालु है, मुझ पर बड़ा विश्वास करता है, इसलिए मैंने तुम्हें भी सोने दिया। तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा ये बताओ, गौशाला जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? इधर ही से मिलेगी, अभी आने वाली है। कितना किराया लेगी? 15 रुपये। बड़ी मेहरबानी। वो चला गया। ज़रा ही देर में सामने से बस आती दिखाई दी। मैं इस पर सवार हो गया। गौशाला बड़ौदा के मगरिब में 5-6 मील मसाफात में था। 1 घंटे में बस ने मुझे वहाँ उतारा। मेरे असल मिशन के आगाज़ का ये अहम मकाम था। यहाँ बहुत से हिंदुओं के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बहुत से मंदिर नज़र आ रहे थे। अब मुझे यहाँ बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत थी। ये इलाका दुश्मन एजेंटों का गढ़ था जो जंगल के साथ साथ खलीज कम्बात के साहिली इलाके तक चला जाता था। एक बात जो मेरे हक़ में जा रही थी वो ये कि दुश्मन मेरे चेहरे से वाकिफ़ नहीं थे, मगर बावजूद इसके मुझे फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना था। ये बहुत हसास इलाका था। ज़रा भी किसी मुश्तबा शख्स को बेमकसद मर्डरगश्ती करते हुए देखकर इंडियन इंटेलिजेंस के अफराद चौकन्ने हो सकते थे। ताहम मैं भी चौकन्ना नज़रों से गिरदोपेश का जायज़ा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपने मिशन के नज़दीक पहुंचकर मेरा दिल जोश फरत से धड़कने लगा। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। मैंने ये वक्त इधर उधर मुख्तलिफ मंदिरों में घूमते फिरते गुजारा था। शाम के साय तारीकी में ढलने लगे तो मंदिर के पिछवाड़े वाक़या इस जंगल में दाखिल हो गया जिधर दुश्मन का मजबूत नेटवर्क और खुफिया हेडक्वार्टर था।